बादल फटा, बहुत भयानक। अब जब बाहर निकले तो हमारा तो पूरा रास्ता ही बंद। काम धंधा ऐसे ही देख लो। हाँ क्या बोल रहे हैं, अब खेती थोड़ा बहुत खेती हो जाए। क्या देना है भैया, जो देख सकता था आज तक दिए नहीं। 19 अगस्त 2022 वो तारीख जिसने देहरादून के सरखेत में वो तबाही मचाई कि देखते ही देखते जहां कई मकान और खेत खलियान जमींदोज हो गए, तो दूसरी ओर 12 से ज्यादा लोगों ने इस तबाही में अपनी जान गंवाई। अब समय बीत चुका है, जिंदगी आगे बढ़ चली है, लेकिन आपदा के निशान आज भी यहां जस के तस हैं। आज भी यहां जिंदगी ठहरी हुई लगती है। जहां देखो हर ओर सिर्फ तबाही का भयानक मंजर। राजधानी देहरादून से यह इलाका महज 15 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। आपदा से पहले यहां सैलानी और लोकल लोगों का जमावड़ा अक्सर नजर आ जाया करता था, लेकिन आपदा ने यहां जो कहर बरपाया तो जिंदगी आज तक यहां संभल नहीं पाई। आज हर किसी की जुबान पर जोशीमठ की पीड़ा है, लेकिन हम उस सरखेत को कैसे भूल सकते हैं जहां 12 लोग आपदा में मौत की भेंट चढ़ गए, जहां कई मकान और होटल तिनके की तरह पानी के सैलाब में बह गए, जहां 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां ऐसे बही जैसे कागज की कश्ती हो। सरखेत के पीड़ितों का हाल जानने क्राइम पेट्रोल की टीम पहुंची माल देवता, जहां से आगे चलते ही सबसे पहले हमें नदी का वो विकराल मंजर दिखा जो अपनी आगोश में सब कुछ ले गई और निशान छोड़ गई सिर्फ तबाही के। ये वो स्पॉट है, इस स्पॉट को माल देवता कहा जाता है और यहीं पर सबसे ज़्यादा त्रासदी देखने को मिली थी। हालांकि जो बादल फटा था, बादल सरखेत में फटा था, वहाँ पर कुछ लोगों की मौत हुई थी, लेकिन जो सबसे ज़्यादा तबाही जो देखने को मिली वो इस क्षेत्र में मिली, क्योंकि वो क्षेत्र है जहाँ पर कभी पैराग्लाइडिंग होती थी, जहाँ पर सैलानी यहाँ पर आते थे, और ये वही क्षेत्र है जहाँ से अन्य गांवों के लिए जो रास्ता जाता है। आप सामने जो पहाड़ी है उस पहाड़ी को आप देख सकते हैं, जहाँ से द्वारा और अन्य जो गांव हैं वहां तक ये सड़क जाती थी, लेकिन ये सड़क उस वक्त टूट चुकी थी जब आपदा आई थी। और ये जो निशान आप देख रहे हैं, कितनी तबाही उस वक्त रही होगी, जिस तबाही को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितना नुकसान हुआ था। कई लोगों की मौत हुई थी, कई गाड़ियां बह गई थी उस आपदा में, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि वो कई रिजॉर्ट्स हैं, जो रिजॉर्ट्स सैलानियों से फुल रहते थे, लेकिन अब ये रिजॉर्ट्स वीराने पड़े हैं। हालांकि यहाँ पर लोगों की आवाजाही अभी भी है, लोग उस दर्द को भुला देना चाहते हैं, लोग फिर से नया जीवन शुरू कर चुके हैं। लोग नहीं चाहते कि आपदा के उस दर्द को दोबारा वो कोशिश करें महसूस करने की, क्योंकि आपदा ने जो दुख और जो दंश उनको दिए हैं, आपदा के दुख और दंश वही लोग समझ सकते हैं। लेकिन हमारा इस खबर को, इस स्पॉट को दिखाने का मकसद यही है कि भले ही जोशीमठ को आप लोग देख रहे हैं, लेकिन सरखेत के उन लोगों को भी नहीं भूलना चाहिए जिन लोगों ने अपनों को खोया है, अपनी ज़मीनों को खोया, अपना सब कुछ खो दिया है, और आज वो लोग किस हालत में जी रहे हैं, आगे चलकर उन लोगों से हम जानते हैं। यहां से हम द्वारा की ओर पुल पर पहुंचे। इस वक्त हम खड़े हैं उस पुल पर जो पुल द्वारा की ओर जाता है, क्योंकि यहाँ से कई गांवों की आवाजाही है और मुख्य मार्ग इसको कहा जाता है। और जब आपदा आई थी तो मुख्यमंत्री जो प्रदेश के थे, उन्होंने खुद यहाँ का दौरा किया था, उन्होंने खुद मुआयना किया था कि कितना उस वक्त असर था आपदा का। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये जो बसावट है, ये खासतौर पर वो रिजॉर्ट्स हैं जहाँ पर सैलानी आते थे। उस दिन भी यहाँ पर कई सैलानी रहे होंगे, कई लोगों की गाड़ियाँ यहाँ से बही, लेकिन किसी के हताहत होने की यहाँ से पुष्टि ना हम करते हैं, ना हमारे पास इस तरह की कोई खबर है कि यहाँ से कोई हताहत हुआ था। लेकिन हाँ, आप देख सकते हैं कि जो दीवारें बनी हुई हैं, ये तमाम दीवारें अब बनी हुई हैं। उस वक्त ये दीवारें नहीं थी, क्योंकि उस टाइम जब आपदा आई थी तो आपदा ये सब दीवारें और जो लॉन यहाँ पर बने हुए हैं, इस लॉन को बहा कर ले गई थी, और लेबर यहाँ पर लगी हुई है, यानी कंस्ट्रक्शन का जो कार्य है वो कार्य यहाँ पर चल रहा है। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि मेरे दूसरी ओर मैं आपको दिखाऊंगा, तो ये दूसरी ओर यहाँ का जो इस क्षेत्र का जो घाट है, यानी जिसको शमशान घाट कहा जाता है, वो शमशान घाट यहाँ का है, और ये वो क्षेत्र है।
जो घाट यहाँ का है। लेकिन जो त्रासदी थी, त्रासदी के जो अंश आप अभी भी देख सकते हैं कि किस तरह की त्रासदी यहाँ पर आई थी, और जो लोग थे, लोग आज भी उस त्रासदी को नहीं भूल पाए हैं, क्योंकि जोशीमठ सबका आकर्षण बना हुआ है। लेकिन हमने जिस तरीके से जिक्र किया था कि जोशीमठ के साथ सरखेत की जो आपदा है, उस आपदा को हमको नहीं भूलना चाहिए। और यकीन मानिए कि वो कितना पीड़ादायी वो समय रहा होगा कि जो शमशान घाट है, शमशान घाट पे अंतिम संस्कार किया जाता है, लेकिन कई ऐसे लोग थे जिनकी बॉडी नहीं मिली इस क्षेत्र में, तो जाहिर तौर पर उन लोगों का अंतिम संस्कार भी नहीं हो पाया होगा, ऐसा वो मंजर था। इस वक्त हमारे साथ कुछ चश्मदीद लोग हैं जो युवा हैं यहाँ के, उनसे हम जानेंगे कि आखिर उस रात हुआ क्या था। सबसे पहले तो अपना नाम बताइए और हमें ये बताइए कि उस रात हुआ क्या था। जी, मेरा नाम हरीश रावत है। उस रात जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत आपदा आई थी। उस रात बादल फटा, बहुत भयानक। जो 19 तारीख की बात है, ये बात होगी 19 अगस्त की। तो उस दिन जो है बादल फटा, तो उसकी वजह से जो है बहुत काफ़ी नुकसान हुआ इस जगह पे, खास करके ऊपर पिपीसेल, सरखेत और ये ऊपर आपका क्या बोलते हैं, घंटू का सेरा, यहाँ बहुत नुकसान हुआ है। आदमी की भी मृत्यु हुई है, 5 आदमी यहाँ मलबे में दबे हैं। भला यहाँ पे फिर तत्काल हमारे मंत्री कैबिनेट गणेश जोशी जी आए और उन्होंने यहाँ पे जो है इसका मुआवजा लिया और यहाँ पे आर्थिक सहायता दी। उन्होंने सबको 4-4 लाख रुपए, जो मरे उनको 4-4 लाख रुपए दिए, और जिनका मतलब खेत बहा वो बहा, उनका सबके दीवार वगैरह लगाई। और ये जो आप देख सकते हो कि ये जो ये आपका द्वारा वाला पुल है, यहाँ पे भी आए। जो ये क्षेत्र है ये पड़ गया आपका टीरी में, तो टीरी का क्षेत्र वो प्रीतम पवार जी हैं जो एक बार आए, उन्होंने उसके बाद उन्होंने ऊपर गांव भी पड़ता है ग्वाड़, यहाँ ग्वाड़ है ना, वो पड़ता है, वहाँ भी 7 आदमी दबे, वहाँ एक बार गए हैं वो। अब ये पता नहीं कि उसके बाद गए हो कि नहीं गए, उन्होंने कोई आर्थिक सहायता पहुँचाई कि नहीं पहुँचाई। यहाँ के लोगों की जो मांग है अब क्या है सरकार से, क्योंकि मुख्यमंत्री भी यहाँ है, गणेश जोशी जी का भी आपने जिक्र किया जो कैबिनेट मंत्री है, क्या मांग है अब आपकी? ये मांग तो यही है कि जो नुकसान हुआ है सरकार उसको ठीक कराए, जो खेत हुआ है उनका मुआवजा दे, और जो जिनकी मृत्यु हुई है उनको भी मुआवजा मिले, और बस यही मांग है। और जो हो सके तो इसे विस्थापित कर दे। ये क्षेत्र ऐसी है, बार बार आपदा आने का क्षेत्र है, तो मेरे ख्याल से तो इसे विस्थापित ही करना चाहिए सरकार को कहीं। इसके बाद हम बढ़ चले सरखेत की ओर। यहां से आगे लालपुर तक तो सड़क ठीक है, लेकिन उसके बाद तो जैसे सरकार ने लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया। सड़क का नामो निशान नहीं है, और हमें यहां पहुंचना था तो हम ऐसे ही टूटे फूटे रास्ते पर अपने दुपहिया वाहन से आगे बढ़ते गए। हिचखोले खाती इस सड़क पर चलना आसान नहीं है। गाड़ी ऐसे हिलोरे मार रही थी मानो बिगड़ैल घोड़ा हो, जिसकी नकेल जब तक ना खींचो मानता नहीं। इस सड़क पर सफर करना कितना जोखिम है यह हम जानते हैं, लेकिन अफसोस कि हुक्मरानों को देहरादून के इस इलाके से कोई सरोकार नहीं है। उनकी नजरों में लगता है कि सरखेत की कोई कीमत ही नहीं है। लेकिन हमारा काम यहीं खत्म नहीं हुआ। हम आगे बढ़े तो रास्ते में जहां कभी मकान और घरौंदे होते थे, वहां मकानों के अवशेष देखकर आंखों में आंसू आ गए, और मन में जो पीड़ा हुई उसे शब्दों में हम बयां नहीं कर सकते। सिर्फ मकान के निशान और खेत खलियान, जिनके ऊपर बड़े बड़े बोल्डर और चट्टान। यहां से कुछ आगे चले तो एक मैगी पॉइंट नजर आया। इस मैगी पॉइंट में दूर से लोग कभी मैगी खाने और चाय का जायका लेने आया करते थे, लेकिन आपदा ने इस पर भी अपना कहर बरपाया, और आज मैगी पॉइंट तो नहीं, महज उसका ढांचा है, वो भी हवा में लटकता हुआ नदी तक। मन को संभाला और हम आगे की ओर बढ़े तो सड़क पर हमारी नजर पड़ी सरखेत के प्राथमिक विद्यालय पर, जो आपदा में पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका था। ये स्कूल भी खंडर और वीरान हो चुका है। अब बच्चे इस स्कूल के पास दूसरे भवन में पढ़ने को मजबूर हैं। हम आगे बढ़े और मलबे के बीचों बीच होते हुए हम नदी के भयानक मंजर को अपने कैमरे में कैद करते हुए आखिरकार पहुंचे सरखेत के उस स्पॉट पर जहां प्रकृति ने असली तांडव मचाया। ग्वाड़ गांव से लेकर इस स्पॉट तक नदी के सैलाब में लगभग 1 दर्जन लोगों ने अपनी जान गंवाई। ग्वाड़ ऊंचाई पर मौजूद है, जहां 7 लोग मौत के मुंह में समाये। तो जिस स्पॉट पर हम लोगों से बात कर रहे थे, इस स्पॉट पर 5 लोग एक ही परिवार के मौत के मुंह में समा गए। चीख पुकार मची, लेकिन कोई भी उन लोगों को इस नदी के रौद्र रूप से बचा नहीं पाया, और पल भर में ये घर जो कभी लोगों से गुलजार हुआ करता था, शमशान और खंडर में तब्दील हो गया।
यहाँ हमें बुजुर्ग और स्थानीय कैंतुरा जी मिले, जिन्होंने हमें उस रात के बारे में बताया कि आखिर कैसे नदी ने बारिश के बाद विकराल रूप धारण किया और उसके बाद जो तबाही हुई वो सबके सामने थी। शाम को 5 बजे 19 तारीख जो है 5 बजे से बारिश शुरू हो गई थी। तो 5 बजे से धीरे धीरे बढ़ती लोग बाग आना जाना वो बंद हो गया था। शाम को 10 बजे से जो है ना पानी चलना नदी का शुरू हो गया, ताकि लोग बाग कोई आना जाना बंद हो गया था, सब जगह के जगह रह गए। तो पानी इस धार से चला कि मुसलधार जिसे बोलते हैं, घर के आगे जो है मतलब घुटना घुटना पानी हो गया और बिजली ऐसी चमकी कि आन कान बिल्कुल बंद हो गए। तो जितने भी आदमी जो अपना परिवार था जगह जगह हम लोग अपने इकट्ठे रह गए मिल के, हम कोई बाहर भी नहीं जा सके। तबाह बिल्कुल रोते बटाते अपनी बुरी दशा से, कहीं भी हम कुछ नहीं कर सके। किसी को हम फोन था वो भी बंद हो गया, कोई साथ में पड़ोस सब जगह के जगह रह गए। तब एक बजे करीब जो है 12 बजे करीब यहाँ से एक लड़की ने फ़ोन किया कि ताऊ जी हमारे यहाँ ऐसे हो गया, हमारा वो बह गया, शुभ बह गया, तुम आओ। पर आए पर कहाँ से आए? अब जब बाहर निकले तो हमारा तो पूरा रास्ता ही बंद, फिर और ऊपर गए वहाँ पे रास्ता बंद। रात सारी रात वैसे बैठे रहे। सुबह 5 बजे जब चले तो तब हम इधर नहीं आ पाए। तब फिर ऊपर पहाड़ में चढ़े, तब पहाड़ से उतरते हुए तब यहाँ पहुँचे। इनका क्या था, अभी सारा 5 आदमी हो पता नहीं, परिवार तरानी बिरानी में, तो कोई उधर बसे कोई इधर बसे, किसी का पैर टूट के ख़त्म इनका घरवाले का। तब इसके बाद इन्होंने फ़ोन फान करके तो विधायक जी आए, विधायक जी पहुँचे गणेश जोशी जी, तो उन्होंने फिर तुरंत वहाँ फ़ोन किया, फिर हेलीकॉप्टर का प्रबंध किया। मुआवजा मिला, आपको क्या लगता है कि क्या ये मुआवजा पूर्ण है या आपको लगता है कि कुछ और भी मांगे हैं आप लोगों की या यहाँ के लोगों की सरकार? तो मांगे है सर कि अब हमारे खाली मान लो जो गुजर गए उन्होंने तो 4 लाख दे दिए, बाद बाकी हमारी खेती बढ़ गई, हमारा सामान कई लाखों ख़त्म हो गया, उसमें हमारे अब तक कोई हुआ नहीं है। 200-400 1,000-500 रुपये जो ज़मीन दबी होगी वो पटवारी जी ने पकड़ाया और कोई सुनाई नहीं है। कैंतुरा जी आप हमको बताइए कि 5 लोगों की मौत तो यहाँ हुई थी, इसके अलावा और जो मौत हुई थी वो कहाँ हुई थी और कैसा मंजर था? वहाँ ऊपर हुई थी ग्वाड़ में कितने लोग मरे थे? 7 आदमी। रोजगार का जो साधन था, अब आपकी ज़मीनें दब गई हैं, अब क्या रोजगार का साधन है, कैसे आप लोग अपना पेट भरते हैं? अरे साधन क्या है, कुछ नहीं, साधन काम धंधा ऐसे ही देख लो। हाँ चौपट है। अब खेती थोड़ा बहुत खेती हो, धान होता है, गेहूँ होते हैं। अब कहानी में ट्विस्ट तब आया जब हमें यह मालूम हुआ कि ग्वाड़ में जो लोग मरे हैं वो गांव टिहरी जिले की धनौल्टी विधानसभा में है और जहां पर हम खड़े थे वो देहरादून की मसूरी विधानसभा थी। यहां के लोगों ने यहां के क्षेत्रीय विधायक गणेश जोशी का आभार जताया, लेकिन अगर हम नदी पार की बात करें तो लोग अपने विधायक और अधिकारियों से नाराज नजर आए। उनकी माने तो जब प्रदेश एक है तो मुआवजे में भेदभाव क्यों? दरअसल नदी के दोनों छोर पर रह रहे लोगों का नुकसान हुआ, लेकिन मसूरी विधानसभा में मरने वालों को 4 लाख और मकान का 1 लाख मुआवजा मिला, जबकि टिहरी में रहने वाले लोग जिनके खेत खलियान सब बह गए उन्हें सिर्फ 1000 रुपए पटवारी ने मुआवजे के तौर पर दिए, जिससे लोग काफी नाराज हैं। बहुत ज़्यादा आपदा आई ना, बदल फटी और पूरा ऐसे होगा कि पूरा ख़त्म हो गया, मुँह पता नहीं चला कि क्या हुआ। नुकसान तो बहुत हुआ, यहाँ से घर भगा, वहाँ पे 3 घर वहाँ था, वो जहाँ पे पेड़ है ना वो वहाँ पे 3 घर था, दूसरा हुआ है, सारे खेत बग गए, यहाँ सारी क्यारी थी पूरी, सारा बग गया। तो अब क्या मांगे आपकी सरकार से? क्या देना है भैया, जो देख सकता था आज तक दिए नहीं, दे सकता तो थोड़ा बहुत पैसा दो, कुछ दो। ये दर्द इस महिला का है जिसकी दुकान और खेत खलियान सब कुछ आपदा की भेंट चढ़ गए। इस महिला के पति और पोती गौरी तीनों इस दुकान के पीछे एक छोटे से मकान में जिंदगी गुजार रहे हैं और गौरी भी उस दिन उनके साथ थी जब नदी ने यहां कहर बरपाया। लेकिन इन लोगों ने रात को भागकर और छलांग लगाकर पास के ही होटल में पहुंचकर बामुश्किल से अपनी जान बचाई। खेती के नाम पर मलबा है, रोजी रोटी का संकट है और आस सिर्फ सरकार से। सबसे ताज्जुब वाली बात यह है कि प्रदेश एक है, सड़क के इस पार जहां वो गाड़ी जा रही है ये देहरादून जिला पड़ता है और जहां पर हम इस वक्त खड़े हैं ये टिहरी जिला पड़ता है।
फासला सिर्फ नदी का है कि नदी के पार देहरादून है और नदी के इस पार टिहरी है और यहाँ पर कानून भी बदल चुके हैं। उस पार की अगर हम बात करें तो वहाँ के जो विधायक हैं, मसूरी विधानसभा पड़ती है, वहाँ के विधायक गणेश जोशी हैं। वहाँ के लोगों के मुआवजे की बात करें, वहाँ के लोगों को आपदा के दौरान मुआवजा भी मिला था। और ये टिहरी है, यहाँ के विधायक भी भारतीय जनता पार्टी से हैं, धनौल्टी विधानसभा ये पड़ती है। और यहाँ जिन लोगों को नुकसान हुआ था उनका साफ तौर पर ये कहना है कि उनकी ज़मीनें बही, उनके मकान बहे, लेकिन जो आपदा के रूप में जो मुआवजा इन लोगों को मिलना चाहिए था वो मुआवजा इन लोगों को नहीं मिला। इन लोगों को अगर मिले हैं तो महज खेती के जो खेत में इनका जो भी यहाँ पर सब्जियाँ थी, जो इन्होंने बोया था अपने खेतों में, महज हज़ार रुपए ही मुआवजा यहाँ पर इन लोगों को दिया गया है। और पटवारी का यहाँ पर ये तर्क है कि ये ज़मीनें इनकी नहीं हैं, जबकि इन लोगों से हमने बातचीत की, इनका साफ तौर पर यही कहना है कि सालों से ये लोग यहाँ पर काबिज़ हैं, ज़मीनों में इनका नाम चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी इन लोगों के साथ इस तरह का भेदभाव किया जा रहा है। ये विषय हमने इसलिए उठाया ताकि यहाँ के लोगों का जो दर्द है वो दर्द आप भी समझ सकें, सरकार भी यहाँ पर समझ सके। और सरकार ने जो मुआवजा यहाँ पर दिया था वो मुआवजा इन लोगों को कम लगता है, तो मुआवजे की रकम को यहाँ पर बढ़ाना होगा ताकि फिर अगर इस तरह का कोई हादसा अगर यहाँ पर होता है तो कम से कम ये लोग इतने सुदृढ़ हो जाएं कि अपने आप को ये भरण पोषण कर सकें, अपना पालन यहाँ पर कर सकें। और ये सरकारों पर ही ये सवाल उठता है। ये धनौल्टी विधानसभा के जो विधायक हैं प्रीतम सिंह पंवार, उन पर यह सवाल उठता है कि आखिर जब आपदा यहाँ पर आई थी तो आखिर विधायक जी थे कहाँ। महज एक बार वो यहाँ पर आए, लेकिन यहाँ के लोगों की ये शिकायत लगातार बनी हुई है कि यहाँ पर अगर विधायक जी लगातार आते तो इन लोगों का दुख दर्द बांटते और इन लोगों के जो मुआवजे की रकम इन लोगों को मिलनी चाहिए थी वो रकम इनको मिल पाती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बहरहाल ये स्टोरी आपको कैसे लगी, आप लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट करके और अपने सुझाव हमको ज़रूर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे किसी नए किस्से के साथ, किसी नए स्टोरी के साथ। आप मुझे और मेरे सहयोगी अफजाल अहमद को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए क्राइम पेट्रोल। नमस्कार।